Hello friends, welcome to Simplified Civil Services. Let's continue the discussion of UPSC Prelims आंसर की 2024। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 47 से 100 तक। पहले दो पार्ट में हमने 46 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक प्रोविजनल आंसर की है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो हम नई आंसर की में विथ एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, रिसेंटली वेनेजुला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम इमाइग्रेटिंग टू अदर कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, वेनेजुला हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। वेनेजुला में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स थे। तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर हम बोलें कि क्या ये इसका रीज़न्स है, एग्जैक्ट रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है, तो पहले भी ऑयल रिजर्व्स हुआ करते थे। ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने के पहले ऑयल रिजर्व्स नहीं थे। तो ऑयल रिजर्व्स हमेशा से हुआ करते थे, लेकिन सैंक्शंस लगाए हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुला के ऊपर। वो सैंक्शंस हटा दिए गए, उसके बाद से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कम हुआ है। बिल्कुल इसमें ऑयल का योगदान बहुत है, उसके एक्सपोर्ट का, लेकिन स्टिल ये एक डायरेक्ट रीज़न नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बॉम्बे होना चाहिए कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये तो आप जानकारी आपको पहले से होगी ही। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो केंद्र सरकार ही सारी फंडिंग प्रोवाइड करेगी। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है, एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सीडेक की मदद से किया जा रहा है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और 48 क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डी फॉर दिल्ली। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्कीम आई है ये भी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही है यहाँ तक। एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। अब ये एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी सही है या नहीं, ये एक इशू है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, रिसर्च की है, उसके हिसाब से डेजिग्नेटेड और आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो हमारे हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं होना चाहिए। और सेकेंड स्टेटमेंट है, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर होगा 49 का बी फॉर बॉम्बे ओनली 2। नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन स्कीम आई है क्वेश्चन नंबर 15 विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला है, एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन दिस स्कीम इज 21 to 40 विच इज़ रॉन्ग। 18 से 40 के बीच में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम फैक्चुअल पूछ लिया है, अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं। 21 to 40 ये नहीं होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशरीज। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो उसके हिसाब से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नेक्स्ट है ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, विच इज राइट आंसर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 3000 रुपये मिनिमम पेंशन दी जाएगी मानधन योजना के अंदर। लास्ट है आपका फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर। ये अनमैरिड डॉटर नहीं है, केवल स्पाउस को ही फैमिली पेंशन के लिए वो एप्लीकेबल है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी इनकरेक्ट होगा। सो 1 इज़ इनकरेक्ट। 1 से हम ए और डी ऑप्शन हटा देते हैं, तो ऑलरेडी फोर्थ तो आपका एलिमिनेट हो ही चुका है। अब 2 3 और 3 2 ओनली होगा, तो आंसर आपका 2 3 सही है। ठीक, सो इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51। ज्योग्राफी रिलेटिवली इजी आई थी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत कम दिखाई दी है। ठीक, स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये तो गलत है। शॉर्ट वेव आ रही है, यहाँ से लॉन्ग वेव वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, और नीचे से हीटिंग होती है, ऊपर से हीटिंग कभी नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। असर्शन रीजन है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। दूसरा भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये बिल्कुल सही है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं तो होती क्या? नहीं होती। सो आपका 51 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। 52 देखते हैं। स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन आए हैं। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। बिल्कुल सही है ना। जो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है। ये हमने ऐसे डायग्राम भी बना के दिखाया था। इवन ये चीज़ें मैंने आपको एडिटोरियल एनालिसिस में रिसेंटली समझाई हुई है, एकदम रिसेंटली। आप लोग हमारा जो लोग नहीं देखें एडिटोरियल एनालिसिस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से हम ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो एडिटोरियल्स में आता है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तो इसका रीज़न भी है। इसी कारण से तो जो है आपका जो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस है वो ज़्यादा होती है कन्वेक्शनल करंट्स के कारण। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर फॉर 52 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? यार पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बिल्कुल सबको पता होगा। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऐश एंड डस्ट ऑब्वियसली, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड, NOx, SOx, ये सब सारी चीज़ें वॉल्केनिक इरप्शन से आती है। सो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली होना चाहिए। थोड़ा सा इजी साइड का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द नॉर्थ इन द मंथ ऑफ जनवरी? ठीक, आइसोथर्मल मैप की बात कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर है ना, जिस लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर सेम होता है उस सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो आइसोथर्मल लाइंस बन जाती है और उसी तरीके से आइसोथर्मल मैप बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लें। द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यार गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशियन करंट होती है, तो दूसरा ऑप्शन तो यार वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट ही गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? 54th का ए फॉर आगरा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? ये स्टैटिक क्वेश्चन था, SSC टाइप का क्वेश्चन था। आपको ऐसे क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं या UPPCS MPPS PSC वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर सी फॉर कैलकाटा होगा, घाना एंड कोट दी आइवरी। ये आपका सी फॉर कैलकाटा 55 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यार वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बचपन से ट्रिक याद करके रखे हैं हम लोगों ने। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। बी फॉर बॉम्बे
ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये बहुत रेयर क्वेश्चन दिखाई दिया है ना। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो आता ही है, बिल्कुल आया भी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट है 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। बिल्कुल, रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और थर्ड स्टेटमेंट भी है, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों मिल करके वेदरिंग जो है करने में सहयोग भी करते हैं। तो हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये ए आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्लियर है क्या? ए फॉर आगरा आपका होगा 57 का। नेक्स्ट क्या है, 58th क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्री हैव बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर बनाती है? फिनलैंड नहीं बनाती है, जर्मनी बनाती है, नॉर्वे बनाती है, रशिया तो है ही नहीं, ठीक है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये सारी की सारी नॉर्थ सी से बॉर्डर बनाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 2 कंट्री नहीं है, 2 है, ओनली 2। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, 58 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 59th है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, धुआंधार मालवा रीजन में नहीं आता है यार। ये मालवा रीजन जो है वेस्टर्न रीजन होता है मध्य प्रदेश का। धुआंधार नर्मदा जबलपुर साइड में है। भेड़ा घाट वाला जो एरिया है वो वहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल होता है, और ये सतपुड़ा रीजन में आता है। मैं एमपी से ही हूँ, इसलिए मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि फर्स्ट जो है आपका गलत होगा। नेक्स्ट है हुंदरू, छोटा नागपुर रीजन में है, बिल्कुल। सुवर्ण रेखा, बिल्कुल। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गरसोपा जोग फॉल की बात की जा रही है, वेस्टर्न घाट में तो है लेकिन नेत्रावती में नहीं है, श्रवंती में है, ये श्रवंती रिवर। तो सेकंड भी थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक ही बस सही है आपका, क्या आ जाएगा? ओनली 1 आ जाएगा, ओनली 1 रो इस करेक्ट हो जाएगी। सो आंसर आपका ए होगा 59 का, ए फॉर आगरा। नेक्स्ट है 60 वाले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज एंड टाइप ऑफ माउंटेन। ये चीज़ें पूछी गई है। वॉस्गिस अगर माउंटेन की बात करें तो ये फ्रांस में है यार, सेंट्रल एशिया में नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। यूरोप अल्प्स में है, बिल्कुल, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ हो सकता है कि आप लोग फंसे होंगे, ये वाला ऑप्शन बहुत सारे बच्चों का गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मैंने भी जो है ना जल्दबाजी में ये यूरोप का अल्प्स और ब्लॉक माउंटेन ही कंसिडर कर लिया था। ठीक, थर्ड आपका नॉर्थ अमेरिका एल्पेचियंस फोल्ड माउंटेन, ये सही है। साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन्स, ये भी सही है। सो कौन सा करेक्टली मैच होगा आपका? ओनली 2 करेक्टली मैच होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 60 का। बहुत स्टैटिक ये क्वेश्चन था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इस बार भी उतने ही खराब आए हैं, तो उसमें थोड़ी सभी को दिक्कत आई होगी। शुरू करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, थोड़ा बायो वाला पोर्शन से रिलेटेड है। द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर, ये आर स्टैटिक है, सी इंसेक्ट्स आएगा। बनेगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर आपसे यहाँ तुक्का मत मारिएगा, जिसने तुक्का मारा होगा उसका है ना यहाँ पर 25% प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इसका आंसर सी फॉर कैलकाटा होगा। 62 का देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही है, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कि बहुत सारे जो च्युइंगम है उसके कारण एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टेटमेंट 2 है, मैनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। अगर हम बात करें कि जो च्युइंगम है उसमें प्लास्टिक गम बेस की तरह
जो है यूज़ किया जाता है, पॉलीविनाइल एसीटेट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी सही लग रहा है और दोनों एक्सप्लेनेशन भी लग रहे हैं। सो आंसर इसका ए फॉर आगरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। नेक्स्ट क्या है 63, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एनिमल्स फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट और कंट्री दी हुई है। जो इंद्री है वो मेडागास्कर में मिलता है यार, ठीक है, ब्राज़ील में नहीं है, तो पहला गलत होगा। एल्क जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, प्लस सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी है, लेकिन इंडोनेशिया में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। और बोनोबो आपका कॉन्गो में है, मेडागास्कर में नहीं है, सो इसका आंसर जो है नन आएगा और ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से एक था। ठीक, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली आएगा। ये आपका 63rd क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी। यार ये तो सबने मार्क कर लिया होगा, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, सो आपका एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पहला तो सभी ने किया होगा। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। 2 इसका राइट आंसर है। थर्ड है मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। ये इनकरेक्ट है। सो ए और डी में से ही लोगों को डाउट होता, और इसका आंसर ए है, डी इसका आंसर नहीं है ना। ग्रांट वगैरह ये सब इतना नहीं करते। ठीक है, ये एक एनजीओ है, इसलिए ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फंडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अवेयरनेस वाला काम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है 65, लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर। ये हमने चीता प्रोजेक्ट के समय खूब बात की थी, चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको एनालिसिस में बताया था अपने कि भाई चीता जो है दहाड़ता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अनलाइक मेल लॉयंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये गलत है। जो लेपर्ड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं यूरिन वगैरह के थ्रू जो है सेंट मार्किंग करते हैं अपने टेरिटरी की, तो थर्ड जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर ए लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 100 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इनिशिएटिव है और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आंसर है। अगर आपको पता होगा तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं पता तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट ज़ीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आंसर इसका ए ही है, एकदम डायरेक्टली आपको पूछा गया था। आप इसकी वेबसाइट में देखेंगे, ये पहली लाइन इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका 67 क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं? बैटरी स्टोरेज है, बायोमास जनरेटर है, फ्यूल सेल है, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स भी है। सो इसका आंसर ऑल 4 आएगा, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, विच one of the following shows a unique relation with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। इसका आंसर ए फॉर आगरा होगा। ये एनसीईआरटी से आया है यार, है ना। इसको अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो फिग के बारे में आपने देखा होगा, है ना। फिग के बारे में है पूछा दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से हो जाता है। ठीक, इसका आंसर ए फॉर आगरा होगा। 69 का क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज फिश फ्रॉग्स, हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमॉन्ग देम। ठीक है, सभी में पॉइजनस स्पीशीज़ होती है। हमको ये लग सकता है कि बटरफ्लाई जो है सब अच्छी दिखती है, इसका मतलब पॉइजनस नहीं है। हर सुंदर दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइजनस ना हो। ठीक है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ऑल 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, सी फॉर कैलकाटा आपका 69 होगा। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कैशियो
पपाया रेड सेंडर, हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ठीक है, रेड सेंडर यार आंध्र प्रदेश का है, ठीक, ये नेटिव है। साउथ इंडिया में आपको रेड सेंडर मिल जाएगा। कैशियो अपने यहाँ नहीं था यार, बाहर से लेके आए थे पुर्तगीज़। ठीक है, ब्राज़ील का ये नेटिव ट्री है। पपाया भी अपने यहाँ का नहीं है, अमेरिका से जो है, अमेरिका का ये नेटिव ट्री है, और ये भी बाहर से ही नेपाल में सबसे पहले लाया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन रेड सेंडर्स, बस इसका करेक्ट आंसर होगा। ए फॉर आगरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो रिसेंटली पीआईबी में प्रेस रिलीज में आया हुआ है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में, और ये तीनों प्रोजेक्ट्स उसमें दिए हुए हैं। सो आंसर इसका डी फॉर दिल्ली 1 2 3 होगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यार ज्योग्राफी का। इट इज़ द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। ये तो एकदम सिंपल है, पहला ऑप्शन सही है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, है ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होते चले जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। यार पोल्स में कैसे हो सकता है वाटर वेपर, बताओ, है ना, वहाँ तो पूरा ठंडा रीजन है, वहाँ वाटर वेपर नहीं हो सकता इतना ज़्यादा। इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, और पोल्स के तरफ बढ़ो तो ये डिक्रीज हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर सिर्फ ए फॉर आगरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। प्रेसिपिटेशन ऑकर थ्रू आउट द ईयर। Precipitation varies between 50 and 250 centimeter. So what is this type of climate? Equatorial climate, China type climate, humid subtropical climate, marine west coast climate. ठीक, तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में ना जो टेम्परेचर है यार वो बहुत हाई होता है। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में भी टेम्परेचर हाई होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब आपका ए और डी में से एक होना चाहिए। डी के बारे में तो मुझे जानकारी थी ही नहीं, ठीक है, और मोस्ट प्रॉबेबली मैं ए लगाता, लेकिन मुझे क्या लगा कि ए नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन बहुत कम है इक्वेटर के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया यही होता है, हमेशा पानी गिरते रहता है, हर आफ्टरनून को पानी आते रहता है, तो इतना कम पानी तो नहीं होगा, कम से कम 1000 सेंटीमीटर पानी तो यहाँ पर होता है। तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन इतना आसान नहीं था, है ना, इतना ज़्यादा आसान नहीं था कि आप ए और डी में से ए को जो है एलिमिनेट करें। लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली होना चाहिए, इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोरियालिस फोर्स। यार ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। क्या है स्टेटमेंट 1, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। बिल्कुल सही है यार, ये है ना, ये विंड वेलोसिटी के साथ जो है इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। ये भी सही है, इक्वेटर पे कोरियालिस फोर्स 0 होती है, और इसलिए एट इक्वेटर आपके क्या नहीं बनते हैं, आपके साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। याद है क्या ये सब सिंपल सिंपल फैक्ट है। सी फॉर कैलकाटा इज़ द राइट आंसर। 75 का देख लेते हैं। ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। ठीक, तो इक्वेटर, यार इक्वेटर इक्विनॉक्सिस में इक्वल होता है, ओके, इक्वेटर एक ऑप्शन हो सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही होता है 21 जून को। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को होता है। आर्टिक सर्कल में यार ऑब्वियसली जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहोगे तो आर्टिक सर्कल में मैक्सिमम जो है उस समय आपको वो रहेगा, है ना, पूरे समय जो है दिन ही रहता है 12 घंटे से ज़्यादा। सो 4 तो करेक्ट है। अब 3 4 होगा या 2 4 होगा ये देखने की बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि 21 जून को तो हम लोग कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होते हैं। ठीक है, 21 जून में हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से निकल रही है, भयंकर गर्मी पड़ती है, तो सूरज हमारे जस्ट ऊपर रहता है, याद है इतना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पर ठंड पड़ रही होगी। ठंड में जो दिन के घंटे होते हैं वो छोटे होते हैं, दिन छोटे होते हैं कि नहीं होते, क्लियर है क्या ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो 3 होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और आंसर डी फॉर
दिल्ली हो जाएगा। 2 and 4 इज द राइट आंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल, यहाँ पर आपका जो सनलाइट है वो 12 घंटे से ज़्यादा रहेगी इन लैटिट्यूड्स में। नेक्स्ट क्या है यार, ये भी इजी क्वेश्चन था ना, ये गलत करने वाला नहीं था। 76 है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। यार ये बहुत समय से न्यूज़ है, लार्जेस्ट पीटलैंड कॉन्गो में है यार, ये है ना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बाकी पढ़ो या ना पढ़ो। और बहुत समय से लगातार न्यूज़ में रहा है ये लार्जेस्ट पीटलैंड। 3 कंट्री ने इसमें जो है डिक्लेरेशन भी साइन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और उसी समय से ये न्यूज़ में लगातार रहा है, और ये इसका आंसर कॉन्गो बेसिन आएगा। पिछले बार भी कॉन्गो बेसिन न्यूज़ में था, इस बार भी जो है आपका कॉन्गो बेसिन न्यूज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 77 क्वेश्चन की। ये फॉरएवर केमिकल्स के बारे में आ गया है ना, पिछले 2 सालों से न्यूज़ में था, इस बार पूछ लिया इन लोगों ने। विथ रेफरेंस टू परफ्यूरो alkyl and polyfluoroalkyl substance PFAS that are used in making many consumer product, consider the following statement। ठीक, मैंने एक आपको ये बता दिया कि इसको फॉरएवर सब्सटेंस भी कहते हैं, तो इससे ही आपके 1-2 ऑप्शन तो हो ही जाएंगे। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रिंकिंग वाटर में पाया गया है और बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी किया है। PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट, तभी तो इसे फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है यार, तभी तो ये डिग्रेड नहीं होता होगा, तभी कहते होंगे, तो बी भी सही हो जाएगा। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायोअक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज़, ये भी सही है क्योंकि फॉरएवर है ना, फॉरएवर पे तो देख ही सकते हैं अपन, फॉरएवर पर लेवल सबके निकलेंगे और आंसर इसका डी होगा। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था यार ये, अगर आपने नहीं छुआ है तो बेस्ट है। पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वास्प, फ्लाइज और बीटल्स, इन 3 में होता है, ऐसा हम लोगों ने पूरा सर्च करने के बाद देखा है। टर्माइट्स में कंफर्म नहीं होता है। सेंट्रीपीड्स में जितना हम लोगों ने देखा है इसमें पता चला है कि नहीं होता है, पैरासिटाइड स्पीसीज इसमें फाउंड नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से इसका ओनली 3 आंसर होना चाहिए। अगर आपने ओनली 4 लगाए हैं तो आप इस पर थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे इसमें एग्जैक्ट आंसर आपको देने की। हमारे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। यार पी फैमिली लिग्यूम की बात कर रहे हैं, यही सेम चीज़ बार बार उठकर आपको आ जाती है। ग्राउंडनट, पीनट, यार बैठ के खाते तो हो हर पार्टी में, याद दिलाना पड़ेगा क्या। ठीक है, हॉर्स ग्राम, ग्राम है तो लगा सकते हैं ना अपन कि ये पी फैमिली का होगा। सोयाबीन, यहीं फंसते तुम लोग, लेकिन सोयाबीन है, लिग्यूम है। PYQs अगर देखे होते तो ये बन जाता है अलग क्वेश्चन भी। तो ऑल 3 इस बार, हालांकि PYQ से इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस बार बच्चों ने रट्टा मार के गए थे। सारे कोचिंग वालों ने वही बताया PYQ करो PYQ करो, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा PYQ का इन्फ्लुएंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 79 का सी फॉर कैलकाटा आंसर हो जाएगा। ये पेपर बिल्कुल एलिमिनेशन एट इट्स बेस्ट। अगर आपने एलिमिनेशन का प्रॉपर यूज़ किया है और सिंपल रखा है चीज़ों को, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नेक्स्ट है 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यार वर्मिन कैटेगरी में नहीं आता है, शेड्यूल 2 में आता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत तो वैसे भी असर्शन रीजन के आंसर बन जाते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, विच इज़ करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकॉनमी इज डिफाइंड एज। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 100 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। ये सही नहीं है यार, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन है, नहीं बर्थ रेट है शायद। ठीक है, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ चाइल्ड बीरिंग एज। ये एग्जैक्ट इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली आया था ये न्यूज़ में और ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इन इंडिया FII कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी न्यूज़ में था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और आपको इंडियन एक्सप्रेस में आया था यार, ये है ना, इंडियन एक्सप्रेस में ये हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। ये थोड़ा सा डाइसी था, हो सकता है ये आपको पता ना हो, इसका करेक्ट है ये आंसर। सो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, सी इज़ द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कौन कौन जो है ट्रेड कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है यार, पेंशन फंड कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, तीनों ही कर सकते हैं। आंसर इसका डी होगा, ये थोड़ा ईजियर साइड पे था यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग ETF मोटर व्हीकल्स करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, ETF तो है यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी स्वैप भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, 1 एंड 3 तो दिख रहा है मुझे। मोटर व्हीकल है क्या, मतलब मोटर व्हीकल कैसे हो सकता है भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए। दूसरा, आपके जो व्हीकल्स होते हैं वो डेप्रिसिएटिंग असेट होते हैं, है ना, उसकी वैल्यू कभी बढ़ने नहीं वाली है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया किसी से तो वो कभी अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे हो पाएगा भाई वो। तो आपका आंसर जो है 1 एंड 3 होगा। अगर वाइल्ड गैस भी मारे होंगे और एक्सेसिवली जो है ओवर थिंकिंग नहीं किए होंगे तो इसका आंसर आपने सी नहीं मारा होगा, डी फॉर दिल्ली ही मारा होगा। ठीक है, थोड़ा सिंपल रखना था चीज़ों को। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। NCERT बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी NCERT जो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ह्यूमन वाली वही वाला है ये। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइमरी में आता है यार, सेकेंडरी में नहीं आता, फर्स्ट गलत हो जाएगा। डेयरी फार्म प्राइमरी में आता है, बिल्कुल आता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में भी कंसिडर किया जाता है लेकिन टर्शरी में कभी नहीं किया जाता है, तो 3 भी आपका गलत हो जाएगा। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ना भाई, टेक्सटाइल यूज़ कर रहे हैं ना, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग वाले में आ जाएगा ना ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही हैं 2 गलत हैं, बी फॉर बॉम्बे, ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू तो कर सकते हैं बिल्कुल, वुड मिल वेस्ट भी करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज भी करते हैं, कॉर्न ग्रेन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था जहां आप लोग फंस सकते थे। तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 और 1 3 4 इन दोनों में से एक मार्क करके आना था। आंसर हमारे हिसाब से सी फॉर कैलकाटा होना चाहिए। कॉर्न ग्रेन भी जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है एक सर्टेन वे में करना होगा। अगर आपने अनसस्टेनेबल वे में अगर किया तो ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। ये US की रिसेंटली गाइडलाइंस आई है जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो आंसर सी फॉर कैलकाटा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ नहीं बता सकते कि कॉर्न ग्रेन बना कैसे है। तो कॉर्न ग्रेन कैसे भी प्रोड्यूस हो रहा हो, हम यहाँ सस्टेनेबल मान के चलेंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में जो है वो एज अ फीड स्टॉक की तरह यूज़ हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू अस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। अगर आपने डी किया है तो थोड़ा सा और आपको डिक करने की ज़रूरत है। हम लोग भी एक बार इसको देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जो है इसका आंसर ढूंढेंगे। अगर आपको डाउट है इसमें तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना कमेंट में रेफरेंस जो भी आप इसके अगेंस्ट में मटेरियल लगा चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है 87 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। फार्मर प्लग वर्किंग कैपिटल, नहीं भाई फार्मर प्लग क्या है भाई, हाँ फिक्स्ड कैपिटल होगी ये तो, है ना। आपने जो
किसान है उसने हल ले लिया, वो तो फिक्स्ड कैपिटल में आएगा ना, वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकती है। दूसरा कंप्यूटर, वो भी फिक्स्ड कैपिटल होगी। तो पहला तो गलत हो जाएगा लेकिन दूसरा सही होगा, कंप्यूटर एज अ फिक्स्ड कैपिटल है ना। आप जो कंप्यूटर ले लेते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डेप्रिसिएटिंग एसेट है लेकिन फिक्स्ड कैपिटल है। थर्ड क्या है, यान यूज्ड बाय द वीवर। यान क्या होता है यार, वो धागा होता है ना। तो ये फिक्स्ड कैपिटल कैसे हो सकती है, ये तो रॉ मटेरियल में आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं होती, वर्किंग कैपिटल होती है। थर्ड आपका गलत हो जाएगा, 1 और 3 इज रॉन्ग, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। ये हमारे हिसाब से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आना चाहिए, ठीक है। लोग अलग अलग रीजंस भी दे सकते हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए एज अ वर्किंग कैपिटल, पर हमारे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। सो ये भी गलत कहलाएगा। ओनली 2 जो ऑप्शन है कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल वो करेक्ट होगा। अगर आप चाहें तो इसके अगेंस्ट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके क्या रीजंस हैं। सो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ए फॉर आगरा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। Which one of the following phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by million of user who can exert property rights over virtual items। यार मेटावर्स की बात कर रहा है ये। इस बार मैंने कहा भी था कि मेटावर्स आएगा। अगर आप मेरा वीडियो उठा के देखोगे थोड़े दिन पहले का, उसमें मैंने कहा था कि इस बार है ना AR आ चुका है, VR आ चुका है, और अब इन तीनों का क्या आएगा, कल्मिनेशन पूछा जा सकता है मेटावर्स। बिल्कुल मेटावर्स ही है इसका आंसर, सी फॉर कैलकाटा। आप जाके अपने अवतार को हर जगह भेज सकते हो, वहाँ शॉपिंग कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो टेलर स्विफ्ट का जो कॉन्सर्ट है उसको अपने अवतार को दिखा सकते हो। आपको सिर्फ VR पहनना होगा और घर से बैठे बैठे आप US पहुंच जाएंगे और टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट का मज़ा ले सकेंगे। यही मेटावर्स है। इसमें लोग अपनी ज़मीन भी खरीद रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट मैंने भी सोचा था ज़मीन खरीदने की, उस समय 3,000 की थी, आज वो 9 लाख रुपए की है। उस समय नहीं खरीद पाया, गरीब बहुत था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 89। विथ रेफरेंस टू द रूल्स imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign bank, consider the following statement. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India। ये गलत है यार, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। तो ये ट्राई करते तो भी सही हो जाता। 5 बिलियन रुपीज़ के अराउंड जो है आपका क्या है, मिनिमम कैपिटल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। 50% बोर्ड मेंबर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 50 मेंबर्स और डायरेक्टर्स यहाँ अलग अलग हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो जो 50% डायरेक्टर्स होंगे वो आपके इंडियन नेशनल्स के होना चाहिए। सो इसका आंसर डी, नाइदर 1 नॉट 2 हमारे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CSR रूल से रिलेटेड आया यार। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर एज CSR एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही है। CSR रूल्स में अगर देखोगे तो उसमें क्लियर कर दिया है ना। ये आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक PDF है, उसमें भी दिखाई दे जाएगा। CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। यार ये तो सबको पता है ना, सबको पता है कि ये गलत है, 2% दिया हुआ है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, A फॉर आगरा हो जाएगा। ये मतलब ईजी ही था, रिलेटिवली मॉडरेट था। पहले में फंस सकते थे लेकिन कर सकते थे, मुझे लगता है आप लोग ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 91, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, ये न्यूज़ में था यार 2023 का, करंट अफेयर्स का। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है लेकिन ये न्यूज़ में था। RTGs आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर। यार ये रिएक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से रिएक्टर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर पहला बन गया तो फिर आपके आंसर B फॉर बॉम्बे डायरेक्टली आ जाता है। RTGs आर यूज फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। बिल्कुल यूज़ हो रहा है स्पेसक्राफ्ट में, है ना। अल्टरनेटिव टू सोलर पैनल्स RTGs का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बैटरी है RTGs, न्यूक्लियर बैटरी, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। थर्ड क्या है आपका, RTGs कैन यूज़ प्लूटोनियम 238 विच इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियर से उठा करके एक क्वेश्चन पूछना था, वो पूछ लिया इसने। नेक्स्ट क्या है 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार। ये स्टेटमेंट गलत है। जो डॉर्फ स्टार होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबा जीते हैं।
स्टेटमेंट 2 क्या है, कंपेयर टू डार्क स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सही बात है, इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट है, फ्यूल बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्यूल बर्न होता है, इसके कारण जो जायंट स्टार है वो ज़्यादा समय तक नहीं जी पाते और डार्क स्टार लंबा जीते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर इज डी। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी डेट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो। डॉक्टर्स के लिए था यार ये क्वेश्चन, जो बायोलॉजी लिए हो उन लोगों के लिए है ना, तो इसको आप दूर ही रखें अपने आप को इससे, तो बेटर है। इसका आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। तुक्का मारे हैं, इतनी रिस्क लिए हैं, तो फिर भैया आप क्या ही बोल सकते हैं, ए इसका आंसर होना चाहिए, ए फॉर आगरा नाइट्रिक एसिड। पर इससे जो लोग दूर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, इससे दूर रहना ही है ऐसे क्वेश्चनों से। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन द रडार बी यूज। ठीक है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल यार है ना, रडार अपन यूज़ करते हैं माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल ये भी सही है। सो ये भी दोनों सही लग रहे हैं। थर्ड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। यार ये स्टेटमेंट मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। अब कहीं कोई कोचिंग वाला क्लेम कर दे तो बात अलग है, लेकिन पर्सनल जितना समझ है मुझे, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, उससे मुझे ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है ना। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे नॉर्टिक्स को, कुछ सिग्नल तो आना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज कि यहाँ एयरक्राफ्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर जो है ये पर्टिकुलर आदमी ने गांजा या फिर अपना माल रखा हुआ है, ये पता तो चलने नहीं वाला है। जलाए तो बात अलग है एक बार, लेकिन रखा हुआ है कैसे पता चलेगा यार। तो ये ए तो मुझे गलत लग रहा है। ओनली टू मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। ये पर्सनली मुझे ओनली टू लग रहा है, बाकी लोगों का नहीं आइडिया। ठीक, सो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस मार्क 1, या तेजस तो है ही नहीं यार। मिग 29 भी नहीं है। रफाल की बात करेंगे तो रफाल भी 5th जनरेशन में नहीं आता है। सो करेक्ट आंसर इसका डी नन होना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। ये 4.5 है यार, ये भी 4 से ऊपर है। मिग 29 भी 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है, और ये भी हम लोगों ने अपने एडिटोरियल एनालिसिस में कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये आपका 95 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, ये दोनों थोड़े से डिस्प्यूटेड हमें लग रहे थे। ए और डी में से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऐसे केसेस में है ना यूपीएससी में रहा है कि ऑल करेक्ट होते हैं, तो डी इसका आंसर हो सकता है। फिर भी हम आपको एक बार फाइनल की में इसका कंफर्मेशन बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। यार H2O यार, वाटर है ना, वाटर वेपर यार, डी है इसका। ये तो मतलब आग बंद करके भी करते तो हो जाता, थोड़ा ईजियर साइड का ये क्वेश्चन था। 98 क्या है, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये आंसर नहीं पता होगा। सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। अगर आपने रिस्क नहीं ली है और आप सही करने वाले थे तो आपको दुख होगा, लेकिन आपने रिस्क नहीं लिए तो ज़्यादा बेटर है। ये वैसा क्वेश्चन था नहीं जो रिस्क लेने वाला है, और आपने रिस्क लिया और सही हो गया तो मतलब आप एकदम आसमान पे होंगे यार। ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। membrane bioreactor often discussed in the context of वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये डुएबल था यार, ये आप तुक्का मार सकते थे, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो डी इसका आंसर आप लगा सकते थे। नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़े से अजीब क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। ठीक, ओवरऑल अगर छेड़खानी नहीं भी करते तो अच्छा रहता इसमें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी CBLO
CBLO इंस्ट्रूमेंट की बात की कर रहा है यार, ये तो मतलब स्टैंडर्ड है, ये इंडियन इकॉनमी में, श्रीराम में, जिसमें भी पढ़ोगे, मुनाल में, दुनिया भर के किसी भी नोट्स में देख लोगे तो आपको मनी मार्केट ही इसका आंसर दिखाई देगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। सो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था संगुभूति वाला जो कि इंडियन मॉन्क का है। ठीक है, उसका अभी हमारे पास एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। जितना हम लोगों ने नेट पे देखा है उसके हिसाब से उसका आंसर ए लग रहा है। आप लोग अभी के लिए मान सकते हैं कि ये ए आंसर सही है, पर स्टिल हम लोग आपको बेहतर आंसर फाइनल की तक दे पाएंगे, थोड़ा और रिसर्च करके दे पाएंगे। होपफुली आपको हमारा ये एनालिसिस सही लगा हो। अगर आपके कुछ भी इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम लोग दोबारा से चेक कर लेंगे, है ना, वेरीफाई कर लेंगे और फिर बेटर आंसर लेकर आएंगे। बाकी आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छा एडिटोरियल एनालिसिस और GS3 से रिलेटेड आपको वीडियोस आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, एन्जॉय योर डे एंड ऑल द बेस्ट for your UPSC prelims result. Thank you.